नमस्ते। आज एग्जिमप्रेन्योर में हम बात करने जा रहे हैं दर्शित पटेल से, जो IIIM के स्टूडेंट रह चुके हैं और हमारे साथ बातचीत करेंगे एग्जिमप्रेन्योर के टॉक शो के अंतर्गत उनकी जर्नी कैसे रही, पढ़े, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कैसे आए और फिर क्या किया उन्होंने अपने एक्सपोर्ट होने से पहले। तो ये हम दर्शित भाई के मुंह से ही सुनना चाहेंगे, उन्होंने क्या किया, कैसे किया। तो दर्शित, आप हमें बताएंगे आपने कब आपके मन में आया कि आपको एक्सपोर्ट का काम, आपके फैमिली में कोई बिजनेस में था, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आइडिया कैसे आया? नहीं, फैमिली में तो कोई बिजनेस में नहीं था। फादर बैंक ऑफ बड़ौदा में थे, गवर्नमेंट जॉब थी, तो मुझे ही पहले से इंटरेस्ट था इंटरनेशनल बिजनेस के लिए में, और ये पूरा सिस्टम जानने के लिए कि कैसे होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो मैंने 2015 में IIIM ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर मैंने स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट्स फाइंडिंग किया, प्रोडक्ट के मैं कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकूँगा। तो प्रोडक्ट फाइंडिंग की सबसे पहले तो वो थोड़ा टाइम लग रहा था। तो उसके पहले मैं थोड़ा सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका अदा कर रहा था कि ताकि मुझे IIIM में से मुझे पूरा सिस्टम तो मालूम पड़ गया था कि क्या है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कैसे करते हैं, क्या करना है। तो वही चीज़ मैं हमारे इधर लोकल में, रिलेटिव्स में और लोकल जो अपने मैन्युफैक्चरर है उनको मैं सर्विस प्रोवाइड करता था कि मैं आपका माल आपको इंपोर्ट करके दे सकता हूँ, मैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस निकाल के दे सकता हूँ, ताकि उनको भी थोड़ा अवेयरनेस आए। और तो आप ये काम एज अ कंसल्टेंट कैसे कर रहे थे? सर्विस प्रोवाइडर मतलब पहले तो मैं रिलेटिव्स को टारगेट करता था, फिर हमारे जो रिलेटिव्स आते हैं, फिर जो फैक्ट्री जो ओनर है जिनका, तो उनको क्या बोलते थे आप? उनको बोलता था कि आपका जो इंपोर्ट का है वो मैं पूरा आपको इंपोर्ट करके दूंगा, पूरा मेरे लाइसेंस पे आपको इंपोर्ट करके दूंगा, सोर्सिंग से लेके अच्छा, लाइसेंस आपका था। ओके। अगर उनका खुद के लाइसेंस पे भी इंपोर्ट करना हो तो उनके लाइसेंस पे भी इंपोर्ट तो करके उनके लाइसेंस वगैरह आप निकाल के देते थे? हाँ, उनके लाइसेंस पे भी मैं महीने में 3 से 4 पहले तो लाइसेंस निकालता था। हाँ, तो वो क्या करते थे आप पहले? क्यों ऐसा काम किया आपने? मतलब कैसे कर रहे थे? मतलब सामने से इंक्वायरी आती थी कि हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो मैं पहले उनको लाइसेंस भी निकाल कर देता था, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आपको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप धीरे धीरे सोर्सिंग करके और मदद करके भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। हमारा एक वीडियो है ही कि कम पैसों में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, और नो मनी नो वरी वगैरह हमारे वीडियोस है ही। तो हमारे यहाँ पे दर्शित भाई ने हमें बता दिया है कि पैसे नहीं थे, उसकी वजह से आप रुके नहीं। हाँ, जो भी पहचान वाले आते थे, मैन्युफैक्चरर थे या बिजनेसमैन थे, उनके सर्टिफिकेट्स, उनके IEC लाइसेंसेस 2015 में इतना सिंपल नहीं था। तो इन्होंने तब जाके ये सारी सर्विसेज एज अ कंसल्टेंट किसी को लेने के लिए प्रोत्साहित किया और उनको लेके भी दिया। तो ही बिकेम अ कंसल्टेंट टू देम। अब लाइसेंस आ गया, खुद का तो लाइसेंस था ही। सो ही स्टार्टेड टेलिंग, आपका मेरे पास लाइसेंस है, आपको ये चीज़ इंपोर्ट करवानी है तो मैं करवा सकता हूँ। तो उस हिसाब से इन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया। अब आपने इंपोर्ट किया, साथ में लाइसेंसेस भी निकाल के देते थे। इंपोर्ट कौन सी कंट्री से सबसे पहला किया आपने? मेरा 90% तो चाइना से इंपोर्ट होता था, क्योंकि वहाँ से ही ज़्यादा प्रोडक्ट सस्ते आते थे। लेकिन मेरा दूसरा जो कंपनी है मैं इंपोर्ट कर गया, उसमें मैं पूरा इंपोर्ट का सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो उसमें काफ़ी सारे जो हमारे इंडियन हैं जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर है, जो रॉ मटेरियल चाइना से सोर्स करते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको पूरा बेसिक नॉलेज नहीं रहता है कि इंपोर्ट कैसे करें। बाहर पैसे खा जाएगा, पैसे भेजने के बाद माल नहीं आया, क्वालिटी अच्छी नहीं आई, तो वो सारा मैंने IIIM में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सीखा था। तो वही सेम सिस्टम इंपोर्ट में भी रहता है, उसका रिवर्स कर लो तो हो जाता है। हाँ, सही बात है। तो मैं पूरा मेरे इधर लोकल इंपोर्टर को पूरा समझाता था बेसिक वे, ऐसे ऐसे इंपोर्ट होगा।
तो उस तरह से मैं उनको पूरा इंपोर्ट का सर्विस भी प्रोवाइड करता अच्छा, था। इंपोर्ट आप उसकी सर्विस आप प्रोवाइड करते थे इंपोर्टर की, पर पैसे कौन लगाता था? वो माल जब आता है तो छुड़वाता था कौन? वो पैसे वही लगाते थे, चाइना वाले का जो भी रहता है कि 30% एडवांस 70% बिफोर लोडिंग, मतलब वो क्रेडिट नहीं देते थे। तो मैं इधर से इनका पैसा मेरे अकाउंट में लेता था, फिर मैं डॉक्यूमेंटेशन बना के बैंक में भिजवा तो के उनको इंडियंस को आप पे भरोसा था। हाँ, भरोसा करके। तो वो आपके रिश्तेदार या जान पहचान वाले लोग थे? हाँ। अच्छा, फिर वेरी industry गुड, वाले भी थे। वेरी गुड। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने कंसल्टेंसी चालू की। कंसल्टेंसी कैसे चालू की? सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन के लिए कंसल्टेंसी चालू की, फिर वही लोगों को डॉक्यूमेंटेशन आ गए तो उनको बोला कि आपको इंपोर्ट करना है तो मैं आपको वहाँ से सोर्स कर दूंगा, सप्लायर ढूंढ दूंगा। सप्लायर ढूंढने के लिए आपको कुछ वेरिफिकेशन करना था? वेरिफिकेशन करना था, लेकिन मैं क्या करता था पहले, काफ़ी सारे हमारे जो मैन्युफैक्चरर रहते थे उनको जो डर रहता था, तो मैं उनको पूरा सिस्टम समझा देता था। पहले मैं बाय एयर से स्टार्ट किया था मैंने, जब मेरा स्टार्टिंग जर्नी था, तो बाय एयर से मुझे थोड़ा बहुत ग्रिप आ गया था। फिर मैंने धीरे धीरे LCL और फुल कंटेनर बाय शिप में चालू किया। तो मैं बायर को कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करते मेरा थे? ज़्यादातर इंडस्ट्रियल मटेरियल रहता था। इंडस्ट्रियल मटेरियल था जो आप ग्लास वगैरह? CNC मशीन। फिर मैं उनको पूरा भरोसा देता था कि पूरा जिम्मेदारी मेरा रहेगा। क्लियरेंस के मैं उनको सिंगल विंडो सर्विस प्रोवाइड करता था। ऑल राइट, वेरी गुड। सिंगल विंडो सर्विस मतलब यही दर्शित भाई पहले CHA से मिलेंगे, फ्रेट फॉरवर्ड से मिलेंगे, सप्लायर से मिलेंगे दूसरी कंट्री में जो है, और यहाँ मशीन आ जाए, उनके घर पहुँच जाए, तब तक की सुविधा, सेवा, सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज वाज गिवन बाय हिम। पहले थोड़ा सा डर था इनको, तो ये पहले एयर से मंगवाते थे, जल्दी से आ गया, जल्दी से पेमेंट कर दिया, जल्दी से पहुंच गया। तो इनको विश्वास मिला अपने क्लाइंट से। ये कंसल्टेंसी में विश्वास बहुत बड़ी बात है। तो इनको ये विश्वास मिल गया अपने रिश्तेदारों, उनके मित्रों, सबसे, कि भाई ये बंदा सही है, ये बंदा हमें अच्छा काम करके देगा, हमें जो नहीं आता है, हम जो नहीं सीखे हैं, ये बंदा हमें करके देगा। इस हिसाब से इन्होंने कंसल्टेंसी चालू की और इस हिसाब से इन्होंने अपने नाम पे इंपोर्ट चालू किया, क्योंकि जो इनके सप्लायर थे, जो इनके बायर थे, जो इनके रिश्तेदार थे, उनको ये नहीं आता था। तो ये पहले इनके लिए इंपोर्ट करने लगे। मैं पहले फिर मैंने उस कंपनियों को टारगेट करना शुरू किया कि जिनको लोकल काम से फुर्सत नहीं मिलती, जिनके पास लोकल काम ही इतना रहता है, वेरी गुड, जिनको डॉक्यूमेंटेशन में टाइम नहीं है, जिनको बैंक में जाने का टाइम नहीं है, तो वो सबका सप्लायर को मैं पकड़ता था, मैन्युफैक्चरर को, कि उनका पूरा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है वो पूरा मैं खुद हैंडल करता था, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर सोर्सिंग तक। अगर उनके पास सप्लायर है तो वही सप्लायर से माल ला के देता था, अगर नहीं है तो मैं सप्लायर भी ढूंढ के उनको पूरा लैंडिंग कॉस्ट पहले दे देता था कि आपको इंडिया तक आने में आपको इतना पैसा लगेगा, इससे कम होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। तो उनको भी वो भी फ़ायदा हो गया कि लैंडिंग कॉस्ट से उनका जो कॉस्टिंग है वो सब बिठा के, मतलब वो पूरा उनको, जिसके पास टाइम नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, वो सबको मैं इंपोर्ट करके देता था। इनका टारगेट ग्रुप क्या था? कंसल्टेंसी में इनका टारगेट ग्रुप क्या था? पहला ग्रुप था जिसको पता नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, और मशीन्स अगर आई तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ये बात दर्शित भाई उनको समझाते थे, और इस हिसाब से ये चालू हुआ। दूसरा जो ग्रुप इन्होंने टारगेट किया कंसल्टेंसी में, वो था जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है लोकल डोमेस्टिक बिजनेस में से, ना टाइम है सप्लायर ढूंढने का, ना टाइम है डॉक्यूमेंट्स बनाने का, ना टाइम है चेक करने का, कैसे नेगोशिएट करे, कैसे काम करे, कैसे बात करे, ये मशीन कैसे, बहुत ही बिजी लोग हैं, ऐसे होता है। तो ये इनके कंसल्टेंट बैंक में भी नहीं जा सकते, इतना बिजी रहते थे वो जो इनके कस्टमर्स थे वो। तो इन्होंने इनके वहाँ से ये सारी कंसल्टेंसी चालू की। कोई बात नहीं, एडी कोड लेटर चाहिए, कस्टम्स वाले को बैंक डिटेल्स चाहिए, मैं खुद बैंक में जाके ले आऊँगा, एंड ही वुड चार्ज अ सर्टेन सर्विस चार्जेस अमाउंट। तो इनसे इनका घर चला
और साथ में कुछ कर रहे थे तब आप? नहीं, स्टार्टिंग मैंने इंपोर्ट से ही किया था। जब मैंने फैक्ट्री से अलग चालू किया तो मेरा लाइसेंस का और इससे मैं काफ़ी सारे ऑर्डर आने लगे। मैं क्या करता था, बाहर के इंपोर्टर के पूरे 50-60 हज़ार रुपये बचा के मेरा नॉमिनल सर्विस चार्ज करता था। मतलब उनको जहाँ भी गलत का कॉस्ट लगता है। कुछ लोग ऐसे भी आते थे कि ये पहले इंपोर्ट करने कर लिया था, लेकिन बहुत सारे कॉस्ट दे दिया था। तो उन सबको मैं समझाता था कि ये सारे कॉस्ट बहुत नहीं लगते, मतलब बहुत ज़्यादा लगाए हैं। और मेरा इधर जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो गया था, मेरे क्लियरेंस एजेंट अच्छे होते, तो उनसे मैं पूरा रेट लेके वो नेगोशिएशन करके वो सारा बेनिफिट मैं मेरे कस्टमर को देता था। इनका जो काम था वो सिर्फ एक फिक्स्ड सर्विस चार्ज था। बाकी जो भी अपने क्लाइंट के लिए इन्होंने सर्विसेज दी, उनमें वैल्यू एडिशन डाल के जो भी बेनिफिट्स मिले पैसे के, CHA से, फ्रेट फॉरवर्डर से, कहीं से भी, वो पास ऑन कर दिए उनके क्लाइंट्स को, जिससे क्लाइंट्स का भरोसा इनके ऊपर बहुत अच्छा पड़ा। कई बार ऐसा होता है कि एजेंट्स हमें मूर्ख बना के चले जाते हैं। CHA हैं जो ज़्यादा पैसे लेते हैं, इन्होंने वो नेटवर्क बनाया कि खाली बैठे थे, कुछ काम नहीं था तब इनके पास, काम ढूंढ रहे थे। तो ये अच्छा था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ही काम ढूंढा इंडस्ट्री में, और इंपोर्ट करवाए बहुत सारे लोगों को जिनको नॉलेज नहीं था और जिनके पास टाइम नहीं था, और उनको फ़ायदा करा दिया। दिस इज़ द वैल्यू एडिशन टू द सर्विसेज ही गेव। ये वैल्यू एडिशन वाली बात आ गई। तो ये इसमें फेथ ज़रूरी है, और क्लाइंट्स का फेथ दर्शित भाई के ऊपर बहुत ही रहा। रिपीट ऑर्डर्स मिलने लगे उनको लोकली, और ये इंपोर्ट करते गए। फिर डे बाय डे रेफरेंस से, उनके रेफरेंस से भी काफ़ी सारे क्लाइंट आए। फिर मैं लोगों को फ्री में सर्विस भी, एडवाइस भी देने लगा कि क्या कभी कभी कुछ बायर्स ऐसे भी आए कि जो 30% एडवांस दे के फिर माल नहीं आया, तो फिर वो डॉक्यूमेंट लेके मेरे पास आया। मैं पूरा उनको गाइडेंस भी देता था कि अभी इसके बाद पैसे मत भरना। IIM जैसे ही एडवाइस देने लगे, कंसल्टेंसी देने लगे, और वो भी फ्री में, कि कई बार लोग आते थे। सो ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ वेरी जेन्युइन एजेंट, जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर, जेन्युइन कंसल्टेंट। जैसे हम IIM के सेशंस में बोलते हैं कि अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो ये कुछ ना कुछ में इन्होंने कंसल्टेंसी चालू की, पैसे आने लगे, अपना घर चलने लगा, और फेथ बहुत सारे मिलने लगे। एक नेटवर्क सा बन गया इनके लोकल क्लाइंट्स का, जिनके लिए ये इंपोर्ट करने लगे थे। और बाकी लोग उनके पास एडवाइस लेके आते थे कि मैंने तो एडवांस पे किया, अब मेरा पैसे नहीं आ रहा है साहब, मेरे पैसे नहीं आ रहा है। तो दर्शित भाई बड़े साहब भी बन गए कि लोग इनके पास एडवाइस लेने आते थे। एंड ही, if you are a genuine person, if you are an honest person, if you are a transparent person, then people will have automatically a lot of trust in you and you can encash this trust. ये दर्शित भाई ने बहुत अच्छी तरह से ऐसा रोल निभाया कि सबसे पैसे नहीं लेते थे, कहीं को फ्री में भी देते थे कि भाई ये ऑलरेडी मारा हुआ है, इसके बायर ने इसको पैसे नहीं भेजे, इससे मैं क्या पैसे लूँ। तो थोड़ा सा आप अपना ऐसा जो बिज़नेस है थोड़ा बैलेंस करके चलिए। इन दिस इंडस्ट्री भरोसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपकी वैल्यू एडेड सर्विसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप कंसल्टेंट बन रहे हो। फिर आपने क्या किया? फिर कभी कभी ऐसे भी रेफरेंस आते थे कि वो इनवॉइस लेके आते थे, बोल रहे थे कि CIF रेट दिया है, मतलब बॉम्बे तक का पूरा पैसा आ गया, अहमदाबाद तक का पूरा पैसा आ गया। तो फिर मैं उनको ब्रीफ में समझाता था कि CIF मतलब उन्होंने खाली फ्रेट भेजा है, बाकी डेस्टिनेशन चार्जेस अपने पर है। मतलब आप मेरे से इंपोर्ट करवाओ या ना करवाओ, किसी से भी करवाओ, लेकिन ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखो, तो ताकि आपको नुकसान ना हो। कभी कभी क्या कर रहता है, बाहर ऐसे पैसे भेज देता है, खुद इंपोर्ट करने जाता है, लेकिन उसको सिस्टम मालूम नहीं रहता है, चार्जेस मालूम नहीं रहता है। फिर वही चीज़ इधर आके वो उसका डबल कॉस्टिंग हो जाता है। तो हमारा वही काम रहता है कि बाहर के पैसे बचा के उसको सर्विस चार्ज पे कर। IIM का कोर्स रट लिया था और वही इम्प्लीमेंट किया, तो इनको एक अच्छा
प्लेटफॉर्म मिल गया, एज अ कंसल्टेंट दर्शित को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया कि किसी और को गाइडेंस देते देते अपना जो स्थान है वो उन्होंने मजबूत किया, अपना नॉलेज मजबूत कर लिया। ये मजबूत नॉलेज फिर आपको कहाँ काम आया? फिर वही मेरा जो ऐसे ही रेगुलर में इंपोर्ट करने लगा तो मेरा भी ग्रिप बढ़ने लगा, तो मुझे भी बायर वेरिफिकेशन में भी काफ़ी सारा हेल्प हुआ। मैं अब 50% तो डॉक्यूमेंटेशन और बायर के साथ बातचीत में ही मालूम कर देता हूँ कि बायर जेन्युइन है कि नहीं। अभी इतना अनुभव हो गया कि बायर से बातचीत में ही पता चल जाता है। फिर आधी बात डॉक्यूमेंट में से मैं चेक कर लेता हूँ कि जेन्युइन है कि नहीं। ये बायर को हम विजिट के लिए बोलते हैं कि भाई मैं ऑर्डर कंफर्म है, हम नेक्स्ट वीक में विजिट के लिए आ रहे, तो भी वो मना कर देता है नहीं विजिट में नहीं आना। अगर जेन्युइन रहता है तो वो बोल देता है कि फिर हम चाइना कहाँ पे गए हैं आप, कौन सी कंट्रीज में? मैं चाइना में गया हूँ, हांगकांग गया हूँ, शंघाई, सिंगापुर गया हूँ। क्यों गए थे आप वहाँ? उधर सप्लायर फाइंड करने के लिए और थोड़ा सिस्टम समझने के लिए। ओके, तो उसके बाद आपके पास पैसे आ गए तो फिर आप यहाँ सब जगह गए। चाइना में हर साल विजिट करते हैं एग्जीबिशन में। क्लाइंट के पैसों से आपको कंसल्टेंसी से जाना पड़ता था इन कंट्रीज में? हाँ, कभी कभी क्लाइंट भी ले जाते थे। क्लाइंट भी कहते थे कि हमको ये बड़ा ऑर्डर फाइनल करना है तो हमारे साथ आओ, तो फिर मैं वहाँ जाके पूरा उनको डील सेटअप। वेरी गुड। कंसल्टेंट बनने का फ़ायदा है कि आप क्लाइंट के साथ भी जा सकते हो कहीं पे। बड़े बड़े एग्जीबिशन, कैंटन फेयर देख लिया है आपने? हाँ, कैंटन फेयर हर साल जाते हैं। देखो, कैंटन फेयर देखा है इन्होंने, फिर सिंगापुर गए हुए हैं, हांगकांग गए हुए हैं। वहाँ से सप्लायर्स का वेरिफिकेशन, सप्लायर्स से मिलने कि वो कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप करके अपने यहाँ पे कंसल्टेंट हैं और आप ये करके अपने क्लाइंट्स को, लोकल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक क्लाइंट्स को देते हैं फॉर इम्पोर्टिंग मटेरियल, तो ये बहुत सुविधाजनक रहता है, उनको भी आप पे भरोसा रहता है। फिर आपने इसके बाद ये काम चालू है आपका? अभी मेरा 2 कंपनी है। एक एक्सपोर्ट के लिए है जिसमें मेरा रेगुलर एक्सपोर्ट होता है, और एक इंपोर्ट के लिए मैंने अलग बनाया है, मैं इंपोर्ट करके, जिसमें मैं पूरा इंपोर्ट का सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, पूरा फ्री में उनको हेल्प भी करता हूँ। किसी को इंपोर्ट करना हो तो पूरा फ्री में उनको गाइडेंस भी देता हूँ कि आपको ये। आपने विजिटिंग कार्ड अपना बनाया है? मेरा तो इसमें है ये दोनों चीज़ें मुझे बताएंगे? आपका विजिटिंग कार्ड है फिलहाल आपके पास? दर्शित भाई ने इंपोर्ट भी चालू रखा है और इंपोर्ट के साथ साथ अपनी कंसल्टेंसी भी चालू रखी है और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे पहले ये बिकेम अ कंसल्टेंट, उसके बाद इंपोर्टर और उसके बाद एक्सपोर्टर। इनका विजिटिंग कार्ड है, एक्सपोर्ट के लिए है, ये एक्सपोर्ट के लिए है इनका कार्ड, और ये इनका प्रोडक्ट जिसके लिए वो एक्सपोर्ट करते हैं। ये इंपोर्ट के लिए सर्विस प्रोवाइडर, ये सर्विस प्रोवाइडर इंपोर्ट के लिए हैं जो कंसल्टेंट हैं, और ये जहाँ ज़रूरत रही वहाँ ये कार्ड देते हैं। तो इनकी 2 कंपनियां हैं कि एक कंपनी से वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दूसरी कंपनी से वो एक्सपोर्ट करते हैं। एक कंपनी से वो इंपोर्ट करते हैं कंसल्टेंट की तरह, और दूसरी कंपनी में से वो खुद अपना एक्सपोर्ट करके अपना काम करते हैं। तो ये दर्शित भाई की 2 कंपनियां हैं, और हम इन दर्शित एज एन एक्सपोर्टर, हमने जाना दर्शित पटेल जो हैं वो कंसल्टेंट भी हैं, वो इंपोर्टर भी हैं। हम जैसे बताते रहते हैं आप लोगों को, तो हमने जाना दर्शित का एक रूप। अभी हमारे सेकंड वीडियो में होगा दर्शित भाई एज एन एक्सपोर्टर। तो वो जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं उसके लिए हम अलग वीडियो लेके आ रहे हैं। तो दर्शित भाई का एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट और कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो सारी बातें हम दूसरे एग्जिमप्रेन्योर के वीडियो में दर्शित पटेल के ही पार्ट 2 में देखेंगे। तो इंतज़ार है पार्ट 2 का, आप लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस आइडिया कि आपके पास अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो आज दर्शित भाई ने हमें जवाब दिया है, टू बिकम अ कंसल्टेंट, टू बिकम अ सर्विस प्रोवाइडर। आप ये, अगर आपको ये आइडिया, आपको ये अनुभव, आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, हम जवाब देते हैं, और आगे शेयर भी करें तो और लोगों को पता चले कि हर चीज़ में पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। नमस्ते।